वो मल्चिंग का भी उपयोग करते हैं। मल्चिंग हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया। और अगर कोई किसान ऐसा है जो कई सालों से कृषि कर रहा है लेकिन वो भी अपने आप को ऐसे अपडेट करना चाहता है तो उसके अंदर क्या ऐसे बदलाव आने चाहिए? असीम संभावना है, ओके। कई सारे रास्ता हैं। अब डेयरी को ले लीजिए, गोट फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया। और टोमेटो का सीजन नहीं है अभी, लेकिन आप उस पॉली हाउस से ऑफ सीजन प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके 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 ओके। तो जब आप ऑफ सीजन प्रोडक्शन करते हैं, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ओके। उसमें लगभग 50% सब्सिडी है। 50% सब्सिडी। 50% सब्सिडी है उसमें। और ये सिर्फ ज़्यादातर सामान्यतः किसान जो बहुत एजुकेटेड नहीं है वो नई चीज़ें ट्राई करने से बचते हैं। तो ऐसे किसान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं? जो किसान एक छोटे किसान है वो इसको कैसे प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ खर्च आएगा इसमें भी। तो अभी मैं ये एनडीआरआई करनाल गया हुआ था जी। कुछ दिन पहले। ओके। वहाँ पे एक प्राइवेट फार्म मैंने विजिट किया। उनका एक भाई था, वो उनका फॉरेन में पढ़ाई करवा रहे थे। तो वो लोग कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इनकम नहीं, अगर यार इनकम नहीं रहता। नमस्ते दोस्तों, बिहार चेक में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे अहम गेस्ट सूरज कुमार जी हैं, जो एक एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर हैं और उन्होंने एग्रीकल्चर से ही ग्रेजुएट, एग्रीकल्चर से ही पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है। वर्तमान में वो एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने भारत भ्रमण किया है एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, और उनके पास एक अच्छा अनुभव है। और अब वो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं और अपनी सफ़र की शुरुआत भी कर चुके हैं। इसलिए हमने उन्हें आज यहाँ बुलाया ताकि उनके अनुभव से हम आप सभी को एग्रीकल्चर के एक नए पर्सपेक्टिव से आप सबको रूबरू करवा सकें। तो सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि एग्रीकल्चर का जो आज देश में एक नया लहर है, लोगों के बीच एक नया रुझान है, तो आखिर ऐसा क्यों है? एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस इतना क्यों बढ़ गया है? जैसे कि उज्जवल जी आपको बता दें हम कि जो इंडिया का पॉपुलेशन है, वो लगभग 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। वो किसी न किसी माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। जी। और इसमें देखा जाए तो आप अन्न खाएंगे तभी आप जीवित जीवित रह सकते हैं। जो आईटी कंपनियां हैं, वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। कई कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो बड़े बड़े इनपुट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो वो सब तो आप खा नहीं सकते हैं। खाएंगे तो आप अनाज ही। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप देख लें, जैसे कि जोमेटो हो गया। तो जोमेटो कोई सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो एप्लीकेशन बना के वो वो आपके घर तक खाना जरूर फास्ट मतलब कि पहुंचा सकता है, लेकिन वो उस खाना को, उस अनाज को एक किसान ही खेत में प्रॉपर तरीका से बीज बोकर, उसे सिंचाई देकर, उसे समझिए कि पाल पोस कर एक अच्छा सा प्रोडक्शन करके आपके घर तक पहुंचाता है। ना कि जोमेटो जोमेटो थोड़ी पहुंचाता है। तो बेसिकली यही है कि आप चाहे टेक्नोलॉजी के रूप में अपने आप को कितना भी अपडेट कर लें, मगर आपका जो बेसिक नीड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद ही आप देश, दुनिया, समाज, विकास के बारे में सोच सकते हैं। तो जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो आपकी बेसिक नीड को पूरी करती है, इसलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फील्ड है। और इसमें आप कुछ कर रहे हैं तो आपके लिए ये कभी ना खत्म होने वाला फील्ड है जो हमेशा बरकरार रहेगा। बिल्कुल। जी। उसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि लोग अब आ रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी, ये इंटरेस्ट बोल रहा है, जीएसटी 0% है। तो इसमें ये लोग और ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें भी। एक ट्रेंड बन चुका है कि कितना जीएसटी लग रहा है, इतना जीएसटी लग रहा है, क्या बच रहा है। तो वो किसान में इसलिए लोग आ रहे हैं, खास करके युवा लोग। लेकिन मैं जहाँ तक देख पाया अभी तक सूरज जी कि हमारे पास एक कॉमन सोच सोच होती है कि जो किसान होते हैं वो हमेशा से एक गरीब, दबे कुचले और काफ़ी मेहनती, जाहिर सी बात है किसान एक बहुत मेहनती समाज है, कि मेहनती समुदाय है। लेकिन वो हमेशा से एक अभावग्रस्त जीवन जीते हैं, क्योंकि वो कभी संपन्नता नहीं देख पाते, उनकी मजदूरी की सही कीमत उनको नहीं मिल पाती। तो क्या ये जो दिखता हुआ बदलता हुआ ट्रेंड है,
ये सच में कुछ नया हो रहा है या फिर अभी भी किसान वैसे ही जीवन जी रहा है? नहीं, इधर भी थोड़ा थोड़ा क्या कह सकते हैं, अच्छा खासा ट्रेंड आ चुका है। जो आजकल जो नए युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो गए हैं, या फिर कोई टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं, या फिर कोई भी अच्छे मतलब वो एजुकेटेड लोग हैं, वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे खासे पॉपुलेशन के साथ आ रहे हैं। और इसमें अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हैं लोग, क्योंकि इसमें जीएसटी 0% है, जीएसटी तो देना नहीं है। जो किसान है उनके पास तो जमीन बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा एरिया में तो है नहीं, और छोटे छोटे प्लॉट्स हैं किसान को। जो नए युवा आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, वो सीधे किसान से कांटेक्ट बनाते हैं। कांटेक्ट बना के उनकी जो जमीनें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं। एक तरीका से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसको बोलते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेते हैं और वो बड़े लैंड पे वो खेती करते हैं। क्योंकि वो छोटे छोटे किसान से जब जमीन ज़्यादा लेते हैं तो एग्रीगेटेड एक सिंगल प्लॉट में वो कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल। तो इसमें जब आप बड़े प्लॉट पे आप खेती करिएगा तो उसमें चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। बिल्कुल। या फिर जैसे कि उसमें जो ड्रोन्स यूज करने हैं, या फिर बड़े बड़े रोटावेटर हो गया, तो ये सब यूज करना है तो बड़ा आसानी से वो यूज कर सकते हैं। और यही चीज छोटे किसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल, छोटे किसान उनको महंगा पड़ जाएगा ना। हाँ। वो अगर मशीनरी वो ड्रोन्स वगैरह तो ला ही नहीं सकते। अगर मुश्किल से अगर ले भी आए तो वो छोटे छोटे प्लॉट्स में वो ड्रोन्स का यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें ये भी है कि जब जब जो युवा है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो बड़े लैंड है, तो उस पे इसलिए कि जो जन होते हैं, जो जिसको मजदूर बोलते हैं, वो कम से कम ज्यादा लगेंगे उसमें, उस लैंड पे। बिल्कुल। तो इसमें जो मशीनरी का यूज किया जा रहा है, तो वो बड़ा कम खर्च में बड़े लैंड को यूटिलाइज किया जा रहा है। जैसे कि बड़े लैंड है, उस पे अगर फर्टिलाइजर छिड़वाना है आपको, या फिर पेस्टिसाइड छिड़वाना है खेत में, तो आपको कम से कम जो 10 मजदूर हैं वो पूरा दिन में करेंगे। वो ड्रोन है वो मात्र 1 घंटा में पूरा करके बैठ जाएगा। तो चूंकि आप 10 मजदूर से करवाते हैं और ये एक ड्रोन कर दे रहा है वो भी 1-2 घंटे में, तो लगभग कॉस्ट वही पड़ता होगा या कम या ज्यादा कैसा? कॉस्ट ऑब्वियसली कम पड़ेगा। अच्छा। बिल्कुल। ओके। और लेकिन मुझे लगता है कि क्या किसान जो छोटे किसान होंगे, हालांकि आप ये बात इस नए जो युवा आ रहे हैं उनके बारे में कर रहे हैं कि जो भी इंटरप्रेन्योर एग्रीकल्चर में घुस रहे हैं वो इस तरीके से कृषि में घुस रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं और नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर रहे हैं। तो क्या जो ऐसे किसान हैं जो अभी तक इन नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं या उनको इस बात की समझ नहीं है इतनी कि वो कई सालों से वो अपनी परंपरागत मेथड से वो करते आ रहे हैं, तो क्या वो इस विधि से जुड़ पाएंगे? क्या ये टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना आसान है? लोग जुड़ सकते हैं? बिल्कुल आसान है। इसके लिए कई संस्था है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कई सारा इंस्टीट्यूट है, जो कि जिसको केवीके बोलते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। जो इंडिया में जितनी सारी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। वो एस्टेब्लिश किया गया है, किसान के हित में देखते हुए ही वो एस्टेब्लिश किया गया है। तो कृषि विज्ञान केंद्र में वो जाके जिनको मतलब नॉलेज नहीं है इस हाईटेक तरीका से वो खेती करने का, वो पुरानी तरीका से करते आ रहे हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कि प्रॉफिट नहीं है कुछ। जब तक चेंज नहीं होंगे तो उनका इनकम का सोर्स भी इम्प्रूव नहीं होगा। तो उस सिचुएशन में वो केवीके से जुड़कर वो वहाँ पे कई कई सारे साइंटिस्ट वगैरह रहते हैं, वो अच्छे से मतलब जो वो गाइड करते हैं। जी। कई सारे ट्रेनिंग वो भी करवाते हैं, तो वो वहाँ से जुड़ सकते हैं किसान। और उनका केवीके में जाकर वो जुड़कर वो अच्छे तरीके से खेती सीखकर हम्म। वो अपना वो इनकम का सोर्स बढ़ा सकते हैं। ओके। सर एक अहम सवाल ये भी होता है कि जब भी हम किसान से मिलते हैं या उनको देखते हैं, तो जब अपने सर्वे में हम किसान से बातचीत करते हैं तो उस दौरान किसान, जो भी किसान, एक छोटे किसान या मध्यम किसान है, उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि वो तो कृषि पे आधारित अपने जीवन को काट लिए,
लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि अपने उनके जो बच्चे हैं वो कभी इस फील्ड में आए। और इसका रीजन ये भी है क्योंकि वो उनका जीवन भी काफी तंगी में और व्यथा में ही बीतता है, वो कभी एक संपन्न लाइफ नहीं जी पाते। बिल्कुल। तो आप कैसे इन किसानों को एक भरोसा दिला सकते हैं कि कृषि में आप कुछ नया कर सकते हैं, या फिर आप युवाओं को अपने अगली पीढ़ी को मौका दें? तो ये कैसे आप यकीन दिला सकते हैं सर? देखिए, जैसे कि जो किसान लोग हैं, वो थोड़ा उनका मेंटेलिटी तो पहले जैसा ही रहेगा। कुछ किसान को बदल जाए, वो अलग मैटर है, उसका प्रतिशत बहुत कम है। जो मतलब कि जो ट्रेडिशनल तरीके से जो खेती करते आ रहे हैं, पारंपरिक तरीका से, तो उसमें क्या खेती करते होंगे? तो धान, गेहूं, मक्का, ये सब तो उगाते आ रहे हैं। लेकिन वो उस हिसाब से सोचते हैं कि हमारा जो बेटा हो या फिर बेटियां हो, वो इस फील्ड में ना आए, खेती ना करे। मतलब और जहाँ तक कुछ कुछ ऐसा भी है कि वो उसके बेटे बेटे लोग भी सोचते हैं कि हम किसान ना बने, क्योंकि वो देख देख चुका रहता है। घर में तो हर दिन देखा देखा होता है कि वो ऐसे कई आपदाएं वो फेस करते फेस करता हैं, है, एक फसल में लॉस हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इनको अगर नहीं भी लॉस हुआ किसी साल, तो वो एक इतनी ही अर्निंग कमा पाते हैं कि वो अपना घर का जो है भरण पोषण बस कर सकें, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब चीजें बदली हैं। अब मोस्टली जो जब हाईटेक का उपयोग कर रहे हैं लोग, नई नई तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। सर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे। मैंने बात की, आपने बताया कि नई तकनीकों में आप ड्रोन का यूज कर सकते हैं। आ, फिर आपने बताया कि आप रोटावेटर्स जो हैं आप ये सब यूज कर सकते हैं। तो मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि ये क्या सिर्फ नए टेक्निक्स में यही एक मेथड्स हैं कि आप ड्रोन्स, रोटावेटर्स, जो नई मशीनरीज हैं उनको यूज करके कर सकते हैं? क्योंकि ये सुन के ही किसान डर जाते हैं कि आप मशीन्स को कैसे आप अवेलेबल कर पाएंगे। आप, क्योंकि किसान इतने नहीं होते हैं। आप किसान को ये सिखा सकते हैं कि नए मेथड्स क्या है, लेकिन उनको आप इतना करेज नहीं दे सकते कि आप लोन लेके आप मशीनरीज ले लें। तो क्या इसमें और भी कोई तरीका है? मैं ये जानना चाहूंगा। नहीं नहीं, और भी मेथड्स हैं। जैसे कि देखा जाए तो जो नए एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जो किसान लोग हैं, वो मल्चिंग का भी उपयोग करते हैं। मल्चिंग हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, हम्म। बूंद सिंचाई हो गया। ओके। इसका काफी बेनिफिट्स भी है, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट आती है। हाँ, क्योंकि उसमें वीड खरपतवार उगते नहीं है अगर आप मल्चिंग करते हैं अच्छा। तो ऐसा है। मल्चिंग में क्या होता है सर, मतलब? मल्चिंग में वही कि आप एक मेड बना के उस पे जो प्लास्टिक का कवर या फिर कुछ पुआल वाल भी यूज कर सकते हैं। हम्म। तो इसमें ये होता है कि जो मिट्टी का जो नमी है वो मेंटेन रहता है, Okay. और वो खरपतवार जिसको बोलते हैं, हम्म। वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, और सिर्फ हाँ। प्लांट ही ग्रो करते हैं, जिससे प्रोडक्शन इम्प्रूव। इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है। आप पुआल वाल भी लगा सकते हैं मिट्टी पे जाए, मिल्क तो ताकि आपका नमी का जो है लॉस वो भी ना हो, और वीड्स का भी उपज ना हो सके, जिससे कि और जो पानी है उसका खपत भी कम हो। हाँ, खाने पे पानी का खपत भी कम हो। जी। तो इस तरीके के और भी ऐसे मेथड्स हैं? आपके कहने का मतलब यही है, सिर्फ मशीनरी पे डिपेंडेंट होकर ये साइंटिफिक कृषि नहीं होती है। बिल्कुल। हाँ। तो मेरे कुछ सवाल ये भी हैं सर कि जो आपने बताया कि ज़्यादातर युवा हैं, उनका रुझान कृषि में बढ़ा है, और वो जो कृषि में नवाचार है उसको बहुत अच्छे से अपना रहे हैं। तो क्या कृषि में जो नवाचार है वो बिजनेस में एज एन एंटरप्रेन्योर किसान को एक नई आइडेंटिटी दे रही है, या फिर किसान सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाकर ही अमीर हो जा रहे हैं? और अगर कोई किसान ऐसा है जो कई सालों से कृषि कर रहा है, लेकिन वो भी अपने आप को ऐसे अपडेट करना चाहता है, तो उसके अंदर क्या ऐसे बदलाव आने चाहिए? वो क्या ऐसा बदलाव लाएगा जिससे वो कि कृषि में कुछ अच्छा कर सके? जैसे कि देखिए, जो किसान अभी वो ट्रेडिशनल मेथड से वो खेती कर रहे हैं, जी। तो उनको तो सबसे पहले अपने आप में इंफॉर्मेशन रहना जरूरी है कि कहाँ पे क्या कैसे। तो इसमें केवीके का बहुत बड़ा रोल है। कृषि विज्ञान केंद्र जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में खुला हुआ है, भारत का जी। सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से खुली हम्म। हुई है। तो वहाँ से जाके वो जुड़ सकते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो पढ़े लिखे नहीं किसान हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो जाके ट्रेनिंग ले सकते हैं।
हाईटेक तरीका से फिर उसको अपने खेत पे इम्प्लीमेंट कर सकते तो हैं। ये ट्रेनिंग का कुछ खर्च भी होता है? नहीं नहीं, वो मुफ्त में ट्रेनिंग मिलती है और अच्छा। बहुत सही जगह से ट्रेनिंग मिलती है। वो बहुत बड़े 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 साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो हाँ, और कोर्स। सर्टिफिकेशन भी कुछ मिलता है क्या? बिल्कुल। अच्छा अच्छा। उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ खेती के लिए ही है, वो उसमें डेयरी डेयरी का भी ट्रेनिंग होता है, पोल्ट्री का होता है, गोट फार्मिंग का होता है, नेचुरल फार्मिंग का होता है। उसमें बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, वो समय समय पे वो करवाते रहते हैं ट्रेनिंग। तो उससे जुड़ के जो जो पढ़े लिखे किसान नहीं है, या फिर जो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी जुड़ के उस हाईटेक तरीका से वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्लॉट पे। जो अभी एग्रीकल्चर में एक नया टर्म है एग्रीप्रेन्योरशिप, बिल्कुल। जिसका अर्थ है कि एग्रीकल्चर में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके बारे में ये बताता है। तो क्या एग्रीप्रेन्योरशिप एक एंटरप्रेन्योरशिप से कुछ डिफरेंट है? एक एग्रीकल्चर के एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनमें ऐसी क्या खास बात है, और एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप के कितने स्कोप्स हैं और किस किस फील्ड में है, मैं ये जानना चाहूँगा। देखिए, अभी जो नए युवा लोग इसमें आ रहे हैं, जी। तो वो पढ़ लिख के आ रहे हैं, नॉलेज लेके आ रहे हैं। हम्म। और इसमें मतलब आप एग्रीकल्चर में अगर देखा जाए, एज ए एंटरप्रेन्योरशिप, तो असीम संभावना है। ओके। कई सारे रास्ता है। मतलब अब डेयरी को ले लीजिए, गोट फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, और जो नेचुरल फार्मिंग हो गया, और ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया। हम्म। तो ये सब एंटरप्रेन्योरशिप में ये सब है। सर, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालें कि जो भी व्यक्ति डेयरी फार्मिंग करना चाहता हो, तो वो डेयरी फार्मिंग के लिए क्या, डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, और वो मतलब कैसे डेयरी फार्मिंग के लिए कोई किसान सोच सकता है? जैसे कि मेरा एक एडवाइस है कि अगर वो एंटरप्रेन्योरशिप अगर आ रहा पहली बार, हम्म। तो सबसे पहले डेयरी में ही जाए। अच्छा। वो डेयरी में इसलिए जाए क्योंकि उसमें आप प्रोडक्शन पे ही ध्यान दीजिएगा। इसमें सेलिंग का लोचा नहीं है, वो आसानी से सेल हो जाता है। अगर वो और दूसरे सेक्टर में जाते हैं तो उसमें सेलिंग का बहुत लोचा है। ओके। तो अगर आप मतलब आप मिल्क प्रोडक्शन पे आपको फोकस करना है, सेलिंग पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि वो कंपनियां वगैरह है जो अर्ध अर्ध गवर्नमेंट कंपनियां, जैसे सुधा हो गया, अमूल हो गया, ओके। ये सब आपके घर तक वो प्रोडक्शन लेके जाएगी अपनी कंपनी। अच्छा, यानी कि प्रोडक्शन की इतनी डिमांड है कि आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ही फोकस करना है, मार्केटिंग का और सेलिंग का कोई लोचा ही नहीं। लोचा नहीं। हम्म। और इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में और भी बहुत सारा कुछ चीज़ है, जैसे कि मशरूम प्रोडक्शन। ओके। जी आजकल जी, मशरूम प्रोडक्शन के बारे में काफी आजकल सुना है। तो जान ही रहे हैं कि पनीर आजकल लोग कम पसंद कर रहे हैं, अच्छा। क्योंकि पनीर में बहुत सारा मिलावटी भी आ गया है। मशरूम में क्या मिलावटी है? और वो बहुत ही हेल्दी भी है। हेल्दी भी है और बड़ा इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, इसलिए लोग उसको काफ़ी अच्छा पसंद कर रहे हैं। और इसका भी प्रोडक्शन करने पे सेलिंग में भी थोड़ा ज़्यादा लॉस नहीं आता है। डिमांड इसका बढ़ रहा है और बढ़ेगा ही। बढ़ेगा ही। और बाकी रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गया, इस सब में तो क्या सर, मशरूम फार्मिंग में में भी खर्च बहुत आते हैं क्योंकि उसके उसमें उसका रेट तो बहुत अच्छा मिलता है? रेट अच्छा मिलता है, बाकी उसमें बहुत मिनिमम कॉस्ट से आप कर सकते हैं। फिर भी। अभी एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जी। वहाँ के जो एक मैम है, होम साइंस का साइंटिस्ट है, ओके उनसे बात हो रही थी, तो हमने उनसे ट्रेनिंग लिया भी है। ओके। ओके। तो उन्होंने बताया कि मिनिमम आप 5,000 से मशरूम प्रोडक्शन का जो है फार्म लगा सकते हैं, और प्रोडक्शन मतलब कर सकते हैं बस 5,000 से? 5,000 से। हाँ। अब बाकी अब बड़े लेवल पे तो पहले छोटा से ही स्टार्ट किया जाता है। जी। सर, तो ये डेयरी फार्मिंग, मशरूम फार्मिंग के अलावा भी ऐसे कोई खास क्षेत्र हैं एग्री बिजनेस में, एग्रीप्रेन्योरशिप में? अभी एक ट्रेंड चला हुआ है ओके। पॉलीहाउस का। पॉली हाउस? पॉलीहाउस ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन? हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन वेजिटेबल्स में ओके। ज़्यादातर यूज आते हैं। तो इसमें अभी बिहार में तो कम है इसका, लेकिन धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है कि सब्सिडी के माध्यम से। अभी आप राजस्थान चल जाओ, गुजरात चल जाओ, हरियाणा चल जाओ, ये सब जगह पे पॉलीहाउस का बहुत यूनिट्स वगैरह लगा हुआ है। तो उसमें
पॉली हाउस में लोग जो युवा लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसलिए आना चाह रहे हैं कि उसमें जैसे कि अब सपोज डेट मानिए कि अभी कुकुम्बर का प्रोडक्शन का सीजन नहीं है अभी, ठीक है। टोमेटो का सीजन नहीं है अभी, लेकिन आप उस पॉली हाउस से ऑफ सीजन प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके 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 ओके। तो जब आप ऑफ सीजन प्रोडक्शन करते हैं तो अब मोस्टली मार्केट में रेट डबल ही मिलेगा। तो पॉली हाउस का बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि आप ऑफ सीजन में भी पॉली हाउस के अंदर उसी तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप उस प्रोड्यूस को प्रोडक्शन करते हैं बिल्कुल और फिर उससे आप एक अच्छा रेट ले पाते हैं ले मार्केट पाते से। हैं। जी जी जी। तो सर आपने बताया ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, फिर आपने बताया पॉली हाउस के बारे में, डेयरी फार्मिंग के बारे में, गोट फार्मिंग के बारे में। क्या इन सब योजनाओं पे गवर्नमेंट सब्सिडीज देती हैं, और कौन कौन सी सब्सिडीज ऐसे हैं, कुछ आप बता सकते हैं जिससे हमारे फार्मर्स भाई जो हैं वो थोड़ा अवेयर हो सकें? बिल्कुल, जैसे डेयरी में कैसे सब्सिडीज हैं कुछ? जैसे कि डेयरी में है नेशनल नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ओके। उसमें लगभग 50% सब्सिडी है। 50% सब्सिडी? 50% सब्सिडी है उसमें। तो ये सिर्फ लाइव स्टॉक पे है, मतलब एनिमल पे, या फिर जो भी उनका सेटअप है सब चीज़ों? पूरे वो सेट डेयरी का आप सेट बना रहे हैं और वो एनिमल्स खरीद के ला रहे हैं, ओके। वो 50% सब्सिडी? 50% सब्सिडी है। डेयरी फार्मिंग पे है हम्म। और गोड फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पे। ओके ओके। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के माध्यम से 50% सब्सिडी है। और ये पॉलियोस की बात बता रहे हैं, पॉलियोस में स्टेट गवर्नमेंट का मैं बात बता रहा हूँ, इसमें लगभग 80 से 85% तक सब्सिडी है ओके। पॉलियोस का, अप टू 85%? अप टू 85%। जी, तो यानी गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट भी कर रही है। सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है वेजिटेबल्स का, मिल्क का। और जब ज़्यादा है तो वो इसलिए कि रेट बहुत हाई हो रहा है, जी। जिससे सरकार का भी दबाव आ रहा है, लोगों में आवाज़ उठ रही है। तो वो इसलिए सरकार यही चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाएं किसी के माध्यम से, ताकि वो रेट में थोड़ा एक स्टेबिलिटी आ जाए। तो इस माध्यम से वो सब्सिडी से प्रोत्साहित कर रही है किसान को, नए एंटरप्रेन्योरशिप को, ताकि वो आगे बढ़ के प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट ला सके। मैं मान लेता हूँ कि कुछ किसान ऐसे होंगे जो एग्रीप्रेन्योरशिप यानी कि एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की तरफ नहीं जा पाते होंगे। उनको लगता होगा कि काफ़ी कुछ करना है, क्योंकि किसान वैसे भी बहुत सुलझे हुए और एक पारंपरिक विधि से कृषि करते आ रहे हैं, तो उनको ज़्यादातर सामान्यतः किसान जो बहुत एजुकेटेड नहीं है वो नई चीज़ें ट्राई करने से बचते हैं। तो ऐसे किसान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, वो अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं? कम से कम जो किसान है जी वो प्रोडक्शन तो कर ही रहा है, बिल्कुल। लेकिन वो बनिया को ना बेच करके, न बिचौलिए को ना बेच करके, कम से कम वो प्रोसेसिंग पे भी ध्यान दे दें अगर, तो उनको जो इनकम का जो इम्प्रूवमेंट है वो ट्रिपल 4 गुना तक बढ़ सकता है। प्रोसेसिंग पे ध्यान देंगे तो मतलब कैसे, थोड़ा इसको आप एलाबोरेट करें? जैसे कि आप सपोज डेट मानिए कि गेहूँ अगर किसान प्रोडक्शन कर रहा है, जी। तो 1 kg का रेट क्या होगा मार्केट में अगर बेचनी चाहे तो? 25 से 30? हम ज़्यादा बता रहे हैं, कम से कम 20 से 25 के रेंज में वो जी। गेहूँ बिकेगा। ओके। वही अगर रेट थोड़ा सही रेट मिल जाए तब, और वही 1 kg गेहूँ का वो प्रोसेसिंग करके आटा बना दिया जाए, सूजी बना दिया जाए, मैदा बना दिया जाए, उसी का दलिया बना दिया जाए, तो आप बताइए उसका कितना रेट मिलेगा? आई थिंक सर वो डबल हो जाएगा। डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो कम से कम जो किसान नई तकनीक का उपयोग करके, नए क्रॉप्स का इम्प्रूवमेंट करके, नई क्रॉप्स का वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते अपने प्लॉट पे, तो वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसी को प्रोसेसिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे अगर कोई किसान पोटैटो को प्रोडक्शन कर रहा है, आलू का, लेकिन सर एक सवाल ये भी है मेरा कि जो किसान, एक छोटे किसान है, वो इसको कैसे प्रोडक्शन को प्रोसेसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ खर्च आएगा इसमें भी। आप प्रोसेसिंग के लिए जाहिर सी बात है प्रोसेसिंग यूनिट बैठाएंगे ही। तो इसके लिए अगर जैसे कि जो भी किसान है, इसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है, बहुत अच्छे तरीका से काम कर रही है।
एक सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है एफपीओ, एक संगठन है, किसान का ही संगठन है। तो एफपीओ में मिलने क्या होता है ना कि जैसे कि किसान की आमदनी की इम्प्रूवमेंट के लिए ये बनाया गया है। तो उसमें एफपीओ में यह है कि जो किसान है उनको जोड़ा जाता है, इसमें ऐड किया जाता है। ओके। जैसे कि आप पोटैटो का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं पोटैटो का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारे लोग एक ऑफिस में आएंगे, मतलब जुड़ते चले जाएंगे उससे, एफपीओ से। ठीक है। और वो उसमें जब मिनिमम 10 किसान से स्टार्टिंग है। ओके। वो जब 200-300 या फिर 400 जनसंख्या हो जाएगा किसानों का, वो आलू का प्रोडक्शन कर रहा है। अब फिर ग्रुप वाइज वो बड़ा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। प्रोडक्शन मिलेगा उनको। अब उस सिचुएशन में वो एफपीओ का गवर्नमेंट फंडिंग भी करती है। ओके। तो उस फंडिंग से वो लगा सकते हैं यूनिट। हाँ। अब मान लिया जाए, सपोज मान लिया जाए अगर कि पोटैटो से वो चिप्स बना लें, तो अगर लेज का वो उदाहरण देख लीजिए। अगर लेज जो है वो 10 का पैकेट मिलता है, उसमें कितना ग्राम आलू का चिप्स होगा उसमें, मुश्किल। उसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है सर, क्योंकि वो बहुत ही कम अमाउंट पे बहुत महंगे देते हैं वो। बिल्कुल। तो वो प्रॉफिट जाएगा कहाँ जाएगा, कुछ बहुत ऑफिस का चलने भर तक एफपीओ रखती है, बाकी वो पूरा प्रॉफिट किसानों में डिस्ट्रीब्यूट कर। एक तरह से वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बिल्कुल। वो आप एफपीओ जैसे कि हमने नाम लिया अभी, इस पे काफी मतलब कि रिसर्च किया गया गवर्नमेंट के माध्यम से। अच्छा अच्छा। जो अमूल है, अमूल कितना बड़ा कंपनी है अभी, अभी के डेट में 5,000 करोड़ से प्लस उसका टर्नओवर है। वो भी एक तरह से सहकारी समिति ही था। तो उसी को मतलब कि थोड़ा ऑब्जर्व करके एफपीओ बनाया गया है। इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मोटिव यही होता है कि आप जो आपके ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं, बिल्कुल। आप एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आप सबका डेवलपमेंट हो। तो किसान का भला इस तरीके से भी हो सकता है कि वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़कर अपने प्रोडक्शन को एक अच्छे रेट पे पा सकते हैं जब उसको वो प्रोसेसिंग में कन्वर्ट करेंगे तो। बिल्कुल। और आई थिंक कि अगर वो प्रोडक्शन को वहां से सेल करेंगे तो उनको अपने सेलिंग का भी अच्छा रेट मिलेगा, अगर वो प्रोसेसिंग नहीं भी कर रहे हो तो। जैसे कि अगर प्रोसेसिंग नहीं भी कर रहे हैं तो बड़े बड़े कंपनियां वो किसान से नहीं लेने जाती है कोई प्रोडक्शन। जितना भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है तो वो सीधे एफपीओ को कांटेक्ट करती है। एफपीओ बड़ा अमाउंट में देगा, जैसे कि बड़ा बड़ा प्लांट लगा हुआ है किसी चीज का, तो वो छोटे छोटे किसान से तो कांटेक्ट करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। उनको बल्क में चाहिए, टन वाइज चाहिए प्रोडक्शन, तो वो एफपीओ को कांटेक्ट करते हैं। एक अच्छा प्रॉफिट भी, मतलब कि एक अच्छा रेट पे लेके जाते हैं। तो सर मैं आपको बहुत सारी जानकारी दी, और मैं अंत में सर से यही पूछना चाहूँगा कि सर आप एक एक ऐसा मैसेज जो फार्मर्स को देना चाहें या हम जैसे युवाओं को देना चाहें। मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है हम लोगों से, बट आपने इस उम्र में ही बहुत कुछ एग्रीकल्चर में सीख कर किया है। तो मैं चाहूँगा आप अपने कुछ सुझाव दें कि एटलीस्ट इस चीज़ पे फार्मर को या एक युवा को फोकस करना चाहिए, ताकि वो आगे बढ़ सकें। जैसे कि एज ए ऑन्टरप्रेन्योर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लोग अभी मैं ये इंडिया करनाल गया हुआ था जी। कुछ दिन पहले। ओके। वहाँ पे एक प्राइवेट फार्म मैंने विजिट किया। जी। तो वहाँ पे प्राइवेट फार्म डेयरी फार्म था। हम्म। तो वहाँ पे करीब 50 एनिमल्स थे। अच्छा। उनका प्रोडक्शन लगभग 400 450 लीटर प्रोडक्शन था मिल्क का। अब वो वहीं से उनका सेल हो जाता था। वो करनाल जानते हैं कितना अपने यूनिट पे से इसीलिए उन पे सही सेला जा रहा था। उनका एक भाई था, वो उनका फॉरेन में पढ़ाई करवा रहे थे। तो वो लोग कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में इनकम नहीं, अगर यार इनकम नहीं रहता तो फिर वो किसान एंटरप्रेन्योर की तरह सोच के वो डेयरी फार्म लगाया, फिर उससे प्रोडक्शन इंप्रूव किया, फिर अपने भाई को विदेश में पढ़ा रहा है। तो काफ़ी सारे इसमें स्कोप है। ऐसी सारी एग्जाम्पल है जो सर ने मुझे स्टूडियो में आने से पहले भी बताया था। जैसे सर बता रहे थे आपकी बनारस में ही एक हैं जिन्होंने बनारस में फार्म लगाया, और फिर बिल्कुल उनका अपना एक वाटर की भी प्रोडक्शन की कंपनी उन्होंने खोला। फिर अभी उनके पास 4 व्हीलर भी है और भी कई बिजनेसेस वो इससे खोल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है,
खास करके तब जब आप कुछ नई तकनीक्स को, एग्रीकल्चर को नए तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और आपके अंदर कुछ साहस होती है, सीखने की क्षमता होती है, तो बिल्कुल आपका उम्र इसके लिए मायने नहीं रखता और आप कुछ सीख कर, कुछ नया करके अपने प्रॉफिट को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। बिल्कुल एग्रीकल्चर अब पहले की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें अब बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुकी है, बहुत नवाचार आ चुका है। जैसा कि सर ने बताया, तो ज़रूरत है थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और पूर्णतः जागरूकता की। बिहार चेक में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए गेस्ट के साथ और नए खबरों के साथ।